नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं हम विद रैशनले। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अभी तक आपने बेल आइकन बटन प्रेस नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि सबसे पहले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की यहाँ पे हम शुरुआत कर सके। आज के इस एमसीक्यू सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी और कंसेप्चुअल एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से लिंक को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है उनसे जुड़ सके और एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जो है उसका फायदा उठा सके। तो आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। Which information should be given to the client taking phenytoin? क्वेश्चन साफ है, क्लियर है, स्पष्ट है। आराम से आप पढ़ के इसका जवाब दे सकते हो कि कौन सी इंफॉर्मेशन देंगे आप उस क्लाइंट को जो ले रहा है। और क्या एक क्लाइंट है जो कि फेनिटोइन ड्रग ले रहा है, उस मरीज को कौन सी इंफॉर्मेशन आप देंगे। फर्स्ट है, टेकिंग द मेडिकेशन विद मील विल इंक्रीज इट्स इफेक्टिवनेस। मील के साथ में दवाई को लेने से इसका इफेक्ट बढ़ता है। द मेडिकेशन कैन कोज स्लीप डिस्टर्बेंस। इस दवाई से स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है। मोर फ्रीक्वेंट डेंटल अपॉइंटमेंट विल बी नीडेड फॉर स्पेशल गम केयर। गम केयर को देने के लिए फ्रीक्वेंटली डेंटल अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ती है। और द मेडिकेशन डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये दवाई जो होती है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के इफेक्ट को डिक्रीज कर देती है। कौन सा आंसर करेक्ट है? वो मरीज जो क्या ले रहा है, फेनिटोइन ले रहा है, उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन जो है उसके ऊपर आप फोकस करेंगे। चार इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, फटाफट से अपना राइट आंसर पुट करिएगा। विच इज द करेक्ट वन? बहुत बढ़िया, फेनिटोइन। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकेशन फेनिटोइन। बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं फेनिटोइन के, जिसमें जिसका एक मिनोमिक्स है, और इसके साइड इफेक्ट का पूरा मिनोमिक्स का अलग से एक वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। इनिशियली जब ये चैनल स्टार्ट हुआ तो सेकंड और थर्ड, आई थिंक थर्ड वीडियो जो है वो फेनिटोइन के साइड इफेक्ट के बारे में ही है। तो आप उसको जरूर पढ़े। उसका एक शॉर्ट फॉर्म है होट मलई का एडीएस, है ना, होट मलिका एडीएस, ये इसका शॉर्ट मिनोमिक्स है। एच का मतलब वहां पे हर्सुइटिज्म और हाइपरट्रोफी ऑफ द गम और हाइपोटेंशन ये देखने को मिलता है ना। तो ये एच जो है, एच वर्ड यहाँ पे है, इसका मतलब हर्सुइटिज्म, हाइपोट्रोफी ऑफ गम्स और जो है हाइपोटेंशन है। तो यहाँ पे एक वर्ड हमने काम में लिया, हाइपरट्रोफी ऑफ गम। इसका मतलब फेनिटोइन का जो इफेक्ट रहता है, फेनिटोइन जो दवाई रहती है वो गम की हाइपरट्रोफी करती है। ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है फेनिटोइन का, जो आपको ध्यान रखने वाला बात होता है। तो अगर फेनिटोइन की वजह से गम की हाइपरट्रोफी होती है तो ये इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में देखने को मिलता है कि मोर फ्रीक्वेंटली डेंटल अपॉइंटमेंट की जरूरत रहेगी, क्योंकि गम केयर की जरूरत है, क्योंकि गम की हाइपरट्रोफी होती है और उस पे ब्रश करते हैं तो गम को इंजुरी होती है, तो वहां से ब्लीडिंग होने की संभावना होती है। तो डेंटल केयर की वहां पे जरूरत रहती है। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और एच जो है ये पहला ही साइड इफेक्ट फेनिटोइन का इंडिकेट करता है, गम हाइपरट्रोफी और हाइपोटेंशन। ओ का मतलब ऑस्टियोमलेशिया होता है, टी का मतलब टेरेटोजेनिसिटी होता है, एम का मतलब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है ना। और इसके अलावा जो है वहां पे एरिथमियाज देखने को मिलता है, लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलता है, इंसुलिन की मात्रा, आई का मतलब इंसुलिन ज्यादा होने की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होता है, विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, और इसके अलावा एटेक्सिया वहां देखने को मिलता है, डिप्लोपिया देखने को मिलता है, और स्किन के कुछ सिंड्रोम जो होता है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस और इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कि सारे के सारे फेनिटोइन के साइड इफेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट जो है वो है गम हाइपरट्रोफी, और उसको वजह से स्पेशली गम केयर करने की जरूरत रहती है, डेंटल अपॉइंटमेंट लेके फ्रीक्वेंटली। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। A client has returned to his room following an esophagoscopy. Before offering fluid, the nurse should give priority to assess the client. एक मरीज है जो रिटर्न हुआ है रूम में, और क्या कहां से आया है वो, इसोफेगोस्कोपी से आया है ना। इसोफेगस का विजुअलाइजेशन इसोफेगोस्कोपी होता है। तो उसको फ्लूइड ऑफर करने से पहले
आप एज ए नर्स सबसे पहली प्रायोरिटी क्या देंगे, क्या असेस करेंगे उस क्लाइंट के अंदर? पहला ऑप्शन है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, दूसरा है गैग रिफ्लेक्स, तीसरा है यूरिनरी आउटपुट और चौथा है मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज। फटाफट से जवाब लिखिएगा। फ्लूइड को ऑफर करने से पहले क्या चीज वहां पे मरीज को आप जो है वहां पे इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रायोरिटी के ऊपर रहेगा आपका इसोफेगोस्कोपी में? बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत शानदार, वेरी गुड। ब्रोंकोस्कोपी, कोलोनो जो है ये इसोफेगोस्कोपी, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये जब हम सॉरी इस तरह के जो प्रोसीजर होते हैं ये जब हम कैरिड आउट करते हैं तो इनको कैरिड आउट करने के बाद में मरीज जो है उसमें गैग रिफ्लेक्स असेस करना होता है। गैग रिफ्लेक्स डिप्रेस हो जाता है इसोफेगोस्कोपी और इस तरह के प्रोसीजर करने से। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट रहेगा कि क्या असेस करो मरीज का, गैग रिफ्लेक्स असेस करो। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे पहली, सबसे फर्स्ट और सबसे प्रायर एक्शन अपना रहेगा कि हम मरीज का क्या असेस करेंगे, गैग रिफ्लेक्स असेस वहां पे सबसे पहले करेंगे। इसके अलावा ऑप्शन ए इनकरेक्ट है क्योंकि कॉन्शियस जो है वो नहीं रखते हैं मरीज को, सेडेशन काम में लिया जाता है वहां पे। सी और डी जो है वो इस प्रोसीजर से संबंधित नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट है। यूरिनरी आउटपुट और मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज का संबंध इस प्रोसीजर से नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो रहेगा इसोफेगोस्कोपी प्रोसीजर के बाद में नॉर्मली मरीज जो है उसका गैग रिफ्लेक्स असेस किया जाता है। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उसके बाद ही हम उसको फ्लूइड ऑफर कर सकते हैं, नहीं तो एस्पिरेशन की रिस्क होती है मरीज में। तो आपको एस्पिरेशन की रिस्क प्रिवेंट करनी है, खाने का सामान सांस की नली में ना जाए, इसके लिए गैग रिफ्लेक्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो ऐसी अनहोनी हो सकती है। तो गैग रिफ्लेक्स जो है उसको असेस करना जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। Which instruction should be included in the discharge stitching for the client with cataract surgery? एक मरीज है जिसकी कैटरेक्ट की सर्जरी आप यहाँ पे कर रहे हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन इंक्लूड करेंगे डिस्चार्ज टीचिंग के अंदर? कैटरेक्ट की सर्जरी करनी है, डिस्चार्ज टीचिंग में कौन से इंस्ट्रक्शन इंक्लूड करेंगे? ओवर द काउंटर आई ड्रॉप कैन बी यूज टू ट्रीट रेडनेस एंड इरिटेशन, द आई शील्ड शुड बी worn at night, it will be necessary to wear special cataract glasses, or last a prescription for medication to control post operative pain will be needed। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन सी डिस्चार्ज टीचिंग इंक्लूड करेंगे आप कैटरेक्ट सर्जरी में क्लाइंट को? फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। कैटरेक्ट की सर्जरी की है, डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन के अंदर कौन सी चीजें टीच करेंगे मरीज को कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद में? फर्स्ट है ओवर द काउंटर आई ड्रॉप कैन बी यूज टू ट्रीट रेडनेस एंड इरिटेशन। ये गलत जवाब है। आप रेडनेस और इरिटेशन को ट्रीट करने के लिए अपनी मन मर्जी से हर कोई दवाई वहां पे काम में नहीं ले सकते पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन के अंदर। तो स्पेशल फिजिशियन इंस्ट्रक्शन के अंदर ही आप ये काम करें। तो ये खोटा जवाब है, ये सही जवाब नहीं है, ये डिस्चार्ज टीचिंग में नहीं आएगा। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है इट विल बी नेसेसरी टू वियर स्पेशल कैटरेक्ट ग्लास, तो स्पेशल कैटरेक्ट ग्लास जो है उसकी कोई जरूरत यहाँ पे नहीं रहती है। और ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर मेडिकेशन टू कंट्रोल पोस्ट ऑपरेटिव पेन विल बी नीडेड, एक प्रिस्क्रिप्शन दवाई के लिए पोस्ट ऑपरेटिव पेन को कंट्रोल करने के लिए। तो डेफिनेटली इस सर्जरी में ज्यादातर पेनफुल इवेंट नहीं रहते हैं, है ना। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद में डिस्चार्ज के समय कोई पेनफुल इवेंट नहीं रहता है। तो ये आंसर भी क्या रह गया, खोटा। तो आंसर ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो आई है वो आई शील्ड जो है वो रात के समय वॉर्न करते हैं, है ना, पहनना होता है। आई का जो शील्ड है वो रात के समय पहनना होता है, उसका रीजन है कि ड्यू टू द लाइट इफेक्ट। और लाइट जो है वो कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद में सर्जरी जो है उसमें प्रॉब्लम करता है, इसलिए मरीज को लाइट से दूर रहना होता है। तो यहाँ पे आई शील्ड जो है वो पहनना है नाइट टाइम में जब मरीज नैप कर रहा है ना, ताकि उसमें एक्सीडेंटल कोई ट्रॉमा नहीं हो ऑपरेटिव आई के ऊपर। प्रिस्क्रिप्शन आई ड्रॉप जो है वो यूज लेना होता है, ओवर द काउंटर ड्रग का हमने पहले ही मना किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत अच्छे। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा।
An 8-year-old is admitted with drooling, muffled phonation and temperature 102 degree Fahrenheit. 8 साल की बच्ची है, ड्रूलिंग लेके आई है, मफल्ड फोनेशन है, टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है. द नर्स वुड इमीडिएटली नोटिफाई द डॉक्टर बिकॉज द चाइल्ड सिम्टम आर सजेस्टिव ऑफ. आपने हाथों हाथ रिपोर्ट किया क्योंकि ये सिम्टम आपको सजेस्ट करते हैं. कौन सी बीमारी सजेस्ट करते हैं ये सिम्टम? ये सिम्टम जो है कौन सी बीमारी सजेस्ट करते हैं? स्ट्रेप थ्रोट, एपिग्लोटाइटिस, लैरिंजोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस और ब्रोंक्योलाइटिस. बहुत अच्छे. मैक्सिमम लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है. क्लाइंट के जो सिम्टम है ये सारे के सारे ये एपिग्लोटाइटिस के सिम्टम है. किसके सिम्टम है ये? एपिग्लोटाइटिस के. ड्रूलिंग, मफल्ड फोनेशन, टेम्परेचर 102, ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये चेंजेबल होती है ना. ये सारे के सारे जो साइन है, ड्रूलिंग, मफल्ड फोनेशन एंड टेम्परेचर ऑफ 102, ये एपिग्लोटाइटिस के साइन है. और ये जो एपिग्लोटाइटिस के साइन है ये डेंजर साइन है. हमें तुरंत फिजिशियन को नोटिफाई करना पड़ेगा, है ना. तुरंत नोटिफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करते हैं. अगर ड्रूलिंग होने लगी और मफल्ड फोनेशन हो गया, इसका मतलब एयरवे में क्या हो गया? ऑब्स्ट्रक्शन हो गया. समझ रहे हो? और इससे ऑब्स्ट्रक्शन का रीजन कौन है? एपिग्लोटाइटिस. एपिग्लोट का इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फेक्शन हुआ और उसकी वजह से जो है ये सिम्टम आए, तो एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन इसने कर दिया. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी. स्टेप थ्रोट, लेरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस या ब्रोंक्योलाइटिस जो है इसका संबंध डायरेक्टली इन सिम्टम से नहीं है. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार. आगे लेके चलता हूं. नेक्स्ट देखिएगा. नेक्स्ट देखिएगा. Phototherapy is ordered for a newborn with physiological jaundice. The nurse caring for the infant should. एक न्यूबॉर्न बेबी है जिसको फोटोथेरेपी ऑर्डर की गई है, और फोटोथेरेपी ऑर्डर करने का रीजन है कि उसको क्या हो चुका है? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो चुका है. डेंजर वाला जॉन्डिस नहीं है. फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है वो नॉर्मल जॉन्डिस, नॉर्मल जो है फिजियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होने वाला जॉन्डिस होता है. तो वो मरीज को हो गया है और उसको ऑर्डर किया हमने फोटोथेरेपी. द नर्स केयरिंग फॉर द इन्फेंट शुड. जो नर्स इन्फेंट को केयर दे रही है उसको क्या चीज करनी चाहिए, है ना. जब ये ऑर्डर कर दिया आपने फोटोथेरेपी का फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के लिए, तो जब नर्स इन्फेंट को केयर दे रही है उसको क्या करना होता है? पहला है ऑफर द बेबी स्टेराइल वाटर बिटवीन फीडिंग ऑफ ए फॉर्मूला. सेकंड है अप्लाई एन इमोलियन टू द बेबीज स्किन टू प्रिवेंट ड्राइंग. थर्ड है वियर ए गाउन, ग्लव्स एंड ए मास्क व्हाइल केयरिंग फॉर द इन्फेंट. लास्ट है प्लेस द बेबी ऑन एंटरिक आइसोलेशन. चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं. जवाब देना है आपको. फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का वाली कंडीशन के अंदर क्या करना होता है? फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा. फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा. कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए? बहुत बढ़िया. आपको फोटोथेरेपी का ध्यान रखना है और उसके कॉम्प्लिकेशन का ध्यान रखना है. आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं. फोटोथेरेपी जो है उसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास, सबसे बढ़िया जो कॉम्प्लिकेशन है, सबसे पहला ही होने वाला कॉम्प्लिकेशन जो है वो फोटोथेरेपी की वजह से फ्लूइड वॉल्यूम की डेफिशिएंसी हो जाती है ना. वहां पे क्या हो जाती है? फ्लूइड वॉल्यूम जो है, फ्लूइड वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम की डेफिशिएंसी हो जाती है. इसकी वजह से बच्चा डिहाइड्रेटेड हो जाता है. क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन. उस बच्चे में क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन. तो डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए हम ऑफर करेंगे बच्चे को स्टेराइल वाटर बिटवीन द फीडिंग फॉर्मूला के साथ में वाटर भी हम बच्चे को ऑफर करेंगे. ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है. बच्चे को ऑफर करो आप स्टेराइल वाटर, क्योंकि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो डिहाइड्रेशन है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट है. तो आप बच्चे को क्या ऑफर करो? बच्चे को ऑफर करें आप स्टेराइल वाटर फीडिंग फॉर्मूला के बीच में. ऑफर करें उस बच्चे को क्या, किस चीज के लिए? स्टेराइल वाटर जो है वो उस बच्चे को ऑफर करें. ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला और सबसे खास जो यहाँ पे चीज ध्यान रखने वाली होती है एडिशनल फ्लूइड की फोटोथेरेपी के दौरान न्यूबॉर्न बेबी के अंदर. ताकि जो फोटोथेरेपी का काम है कि वो अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट करती है, तो वो जो कॉन्जुगेटेड है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट तभी होगा जब सर्कुलेशन प्रॉपर्ली होगा, है कि नहीं है?
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि साइकिल जो है, सॉरी, पहला इंपॉर्टेंट बात है कि जो डिहाइड्रेशन है उसको ट्रीट करना होता है। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है अप्लाई एन इमोलिएंट टू द बेबीज स्किन टू प्रिवेंट ड्राइंग। तो ये कोई कंसेप्ट नहीं है, इमोलिएंट का कोई यूज नहीं है वहां पे। इसके अलावा वियर ए गाउन ग्लव्स एंड मास्क व्हाइल केयरिंग फॉर द क्लाइंट। जब तक मरीज जो है उसमें इन्फेक्शन की संभावना नहीं हो, इन्फेक्टेड नहीं हो, तब तक इनकी इतनी जरूरत नहीं है ना। तो लॉशन की भी जरूरत नहीं है। और इसके अलावा इन्फेक्शन जो है इसका संबंध जॉन्डिस में नहीं है, जॉन्डिस से संबंधित नहीं है, इसलिए सी भी गलत हो गया। आपको वियर मास्क गाउन ये सब पहनने की जरूरत नहीं है। और प्लेस द बेबी ऑन एंटरिक आइसोलेशन, इसकी भी कोई खास जरूरत नहीं है कि नहीं है। तो बी, सी और डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल खोटे जवाब है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हमें स्टेरल वाटर देना है फीडिंग फॉर्मूला के बीच में। ये सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास बात यहाँ पे देखने को मिलती है। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। Client hospitalized with anorexia nervosa is now permitted to leave her room and eat in the dining room. Which of the following nursing interventions should be included in the client's plan of care? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, एनोरेक्सिया नर्वोसा का मरीज है और आप उसको परमिट कर रहे हो कि वो रूम छोड़ के डाइनिंग रूम में जाके ईट कर सकता है। मतलब वो जिस रूम में है अभी वो उसको छोड़ के डाइनिंग रूम में जाके खा सकता है। कौन सा इंटरवेंशन जो है वो इंक्लूड करोगे आप मरीज के प्लान ऑफ केयर के अंदर? प्लान ऑफ केयर में कौन सा इंटरवेंशन आप इंक्लूड करेंगे? फर्स्ट है वेइंग द क्लाइंट आफ्टर सी ईट, खाना खाने के बाद में उसका वजन चेक करो। हैविंग ए स्टाफ मेंबर रिमेन विद हर फॉर 1 आवर आफ्टर सी ईट, खाना खाने के 1 घंटे बाद तक स्टाफ मेंबर उसके साथ में रहे। प्लेसिंग हाई प्रोटीन फूड इन द सेंटर ऑफ द क्लाइंट्स प्लेट, सेंटर में हाई प्रोटीन फूड रखेंगे। और प्रोवाइडिंग द क्लाइंट विद चाइल्ड साइज यूटेंसिल, उस मरीज को चाइल्ड साइज के यूटेंसिल जो है वो प्रोवाइड करेंगे। कौन सा करेक्ट आंसर है? फटाफट से अपना जवाब पुट करिएगा। क्या करेंगे इस तरह की सिचुएशन के अंदर, किसी भी मरीज में इस तरह की सिचुएशन में जब वो उसको आप परमिट करेंगे घर के लिए डाइनिंग रूम में, तो खाना खाने के लिए क्या इंटरवेंशन उसको सजेस्ट किया है, या इसके अलावा कोई इंटरवेंशन जो उसके केयर के अंदर काम आएंगे? फटाफट से अपने जवाब लिखिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। कुछ लोगों ने जवाब देने की यहाँ पे कोशिश की है, बहुत शानदार। देखिएगा, ऑप्शन ए लिखा हुआ है वेइंग द क्लाइंट आफ्टर सी ईट, ये बिल्कुल खोटा जवाब है। क्योंकि खाना खाने के बाद में वजन चेक करना ये नर्सिंग इंटरवेंशन और प्लान ऑफ केयर में नहीं आ सकता, इसकी कोई खास मदद वहां पे नहीं है ना। तो आफ्टर ईट जो है वजन चेक करना ये सही तरीके का एक्शन यहाँ पे नहीं है। तो ये तो क्या हो गया, खोटा हो गया, इसको अपन एक्सक्लूड कर देंगे यहाँ पे। ये नर्सिंग इंटरवेंशन गलत है कि आपने खाना खाते ही मरीज का जो है वो वेट चेक किया, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है जो है हैविंग ए स्टाफ मेंबर रिमेन विद हर फॉर 1 आवर आफ्टर सी ईट, ये बिल्कुल सही है। ये मरीज जो बिंज ईटिंग कर रहा है ये पर्गिंग करेगा, है ना, ये वापस वोमिट करेगा। तो ये जो चीज है इसको हैंडल करना इंपॉर्टेंट है ना। कि जब कोई भी स्टाफ मेंबर है वो मरीज के साथ में रहे, जब 1 घंटे बाद में जब उसने खाना खा लिया है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी और मरीज का जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा को हम ट्रीट कर पाएंगे। तो सबसे पहला इंटरवेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन यही रहेगा, प्लेस हाई प्रोटीन फूड इन द सेंटर ऑफ द क्लाइंट प्लेट, ये काम का नहीं है। जो प्रोटीन है वो अगर ज्यादा लेंगे तो उसका डाइजेशन का थोड़ा अल्टरेशन रहता है, तो हम मॉडरेट अमाउंट के अंदर ही लेते हैं। तो सी भी यहाँ पे खोटा जवाब हो गया। और प्रोवाइडिंग द क्लाइंट विद चाइल्ड साइज यूटेंसिल, तो क्लाइंट जो है वो एडल्ट है तो चाइल्ड साइज के यूटेंसिल उसके अंदर नहीं चलेंगे, है ना। एडल्ट के यूटेंसिल्स अलग होते हैं, चाइल्ड के अलग होते हैं। चाइल्ड साइज के यूटेंसिल एडल्ट में चलना मुश्किल है कि नहीं है। तो ये भी नहीं देंगे यहाँ पे। तो ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। सी सॉरी ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो स्टाफ मेंबर है वो साथ में रहे 1 घंटे के लिए खाना खाने के बाद में, ताकि वो मरीज जो है वो पर्गिंग ना करे, वॉमिट ना करे, सेल्फ इंड्यूस वॉमिट ना करे, है कि नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ, आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए। According to the Erik Erikson stage of growth and development, the developmental task associated with middle childhood, मिडल चाइल्डहुड के साथ में कौन सा डेवलपमेंटल टास्क होता है अकॉर्डिंग टू द एरिक एरिक्सन? ट्रस्ट, इनिशिएटिव, इंडिपेंडेंसी, इंडस्ट्री।
मिडल चाइल्डहुड एज पूछा है। ट्रस्ट जो होता है वो 0 to 1 ईयर की एज में डेवलप होता है, 0 to 1 ईयर की एज में डेवलप होता है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो है वो टोल्डर एज होती है 3 to 6 ईयर, 3 to 6 ईयर। ट्रस्ट 0 to 1 ईयर के बच्चे में, इनिशिएटिव जो है 3 to 6 ईयर। इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी जिसको बोलते हैं, फर्स्ट 1 to 3 ईयर्स का जो एज है ये ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंसी। और इंडस्ट्री जो है वो वर्ड 6 to 12 ईयर की एज के लिए होता है। स्टेज जो है वो 6 से 12 साल की उम्र में होती है इंडस्ट्री वाली, 1 से 3 साल में इंडिपेंडेंसी, 0 to 1 ईयर में ट्रस्ट, और 3 to 6 ईयर के अंदर इनिशिएटिव। अगर ये चारों चीजें आपको पता है तो अब क्वेश्चन ने पूछा, उसका जवाब तो आसान हो गया कि एरिक्सन की जो स्टेज है ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, इस स्टेज को, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेज है, इस स्टेज में वो डेवलपमेंटल टास्क जो मिडिल चाइल्डहुड से संबंधित है वो कौन सा है? मिडिल चाइल्डहुड एज ग्रुप का आपको ध्यान रखना, मिडिल चाइल्डहुड। बहुत बढ़िया, मिडिल चाइल्डहुड, बहुत बढ़िया। मिडिल चाइल्डहुड में यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क पे, या मिडिल चाइल्डहुड के दौरान चलने वाली जो थ्योरी है एरिक एरिक्सन की, मिडिल चाइल्डहुड के दौरान एरिक एरिक्सन की जो साइको सोशल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, वो थ्योरी जो है वो इंपॉर्टेंट है। और उस थ्योरी में मिडिल चाइल्डहुड का जो एज ग्रुप है वो है डी, इंडस्ट्री। ये मिडिल चाइल्डहुड का एज ग्रुप है डी, 6 से 12 साल की उम्र, इंडस्ट्री, इसको मिडिल चाइल्डहुड कहते हैं। तो मिडिल चाइल्डहुड जो है वो कंसिस्ट होता है इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियरिटी से संबंधित जो है थ्योरी वहां पे चलती है। ए हमने पहले ही कहा इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि इन्फेंट एज के अंदर होता है। बी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि डेवलपमेंटल टास्क जो है उसको एज चिल्ड से नहीं चलेगा। और सी जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि ये एरिक्सन की डेवलपमेंटल स्टेज है ही नहीं, इंडिपेंडेंसी एक्चुअली में डेवलपमेंटल स्टेज है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियरिटी। डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 6 से 12 साल इसकी उम्र है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The nurse should observe for side effect associated with the use of bronchodilator. A common side effect of bronchodilator is, क्वेश्चन ने पूछा है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो साइड इफेक्ट को, और किसके साइड इफेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हो? ब्रोंकोडायलेटर के। किसके साइड इफेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हो? ब्रोंकोडायलेटर के। तो कॉमन साइड इफेक्ट क्या रहते हैं ब्रोंकोडायलेटर के? टिनाइटस, नोजिया, अटेक्सिया, हाइपोटेंशन। कॉमन साइड इफेक्ट पूछे हैं ब्रोंकोडायलेटर के, कौन कौन से रहते हैं? टिनाइटस, नोजिया, अटेक्सिया और हाइपोटेंशन। कॉमन साइड इफेक्ट जो ब्रोंकोडायलेटर के रहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है। बहुत बढ़िया, और बिल्कुल कई लोगों ने सही जवाब दिया है, कॉमन साइड इफेक्ट है ब्रोंकोडायलेटर का नोजिया। बी यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, ब्रोंकोडायलेटर का कॉमन साइड इफेक्ट क्या रहेगा? नोजिया है कॉमन साइड इफेक्ट। ए और सी जो है वो इसके साथ में एसोसिएटेड नहीं है, ए और सी जो है वो ब्रोंकोडायलेटर के साथ में एसोसिएटेड नहीं है। टिनाइटस और अटेक्सिया ब्रोंकोडायलेटर से नहीं होता है, इसलिए दोनों जो है वो खोटे जवाब है ना, इनकरेक्ट है। डी जो है इनकरेक्ट है क्योंकि हाइपोटेंशन जो है वो टॉक्सिसिटी का साइन है, ब्रोंकोडायलेटर का साइड इफेक्ट नहीं है। ब्रोंकोडायलेटर की जब टॉक्सिसिटी हो जाती है तो हाइपोटेंशन होता है, पर साइड इफेक्ट ये भी नहीं है, इसलिए भी खोटा जवाब है। तो करेक्ट आंसर बनेगा बी, नोजिया। ब्रोंकोडायलेटर का एक कॉमन साइड इफेक्ट नोजिया है, इसके अलावा पाल्पिटेशन, टेकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, हार्ट रेट का तेज हो जाना, टेकिकार्डिया, ये कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं ब्रोंकोडायलेटर के। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा बी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया यहाँ पे, बहुत ही अच्छे। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए। The 5 minutes upgar of a baby delivered by cesarean section is recorded as 9, the most likely reason for this score. सीजेरियन सेक्शन हुआ है, 5 मिनट के बाद में अपकार स्कोर जो बच्चे का आ रहा है, वो अपकार स्कोर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो क्या कारण है अपकार स्कोर के 9 होने का? द मोटल्ड अपीयरेंस ऑफ द ट्रंक, द प्रेजेंस ऑफ कंजक्टाइवल हेमरेज, साइनोसिस ऑफ द हैंड एंड फीट, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 20 to 28 पर मिनट। 9 स्कोर, क्या रीजन है 9 आया? 9 जब भी स्कोर आता है तो एक नंबर कटता है वहां पे अपकार स्कोर में, और जो एक नंबर कटता है वो कौन सा होता है? ये सवाल ने पूछा है, जो एक नंबर का जो डिडक्शन हुआ है वो होने के रीजन क्या है?
बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। एक नंबर कम होता है एक्रोसाइनोसिस से, जिसको हम साइनोसिस ऑफ हैंड एंड फीट के नाम से जानते हैं। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी को हम एक्रोसाइनोसिस के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? एक्रोसाइनोसिस। साइनोसिस जो है वो कहाँ पे देखने को मिलती है? हैंड और फीट में, एक्रोसाइनोसिस। मोर्टल अपीयरेंस ऑफ ट्रंक वहां पे नहीं होगा, कंजक्टाइवल हेमरेज वहां पे नहीं होगा, और रेस्पिरेटरी रेट 20 to 28 पर मिनट जो है वो इन चीजों की वजह से एक नंबर कम नहीं हो रहा है। मोस्ट लाइकली रीजन क्या है 5 मिनट का स्कोर 9 होने का? एक्रोसाइनोसिस, साइनोसिस ऑफ हैंड एंड फीट। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना ना भूले। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने, तो देख लीजिएगा और बनिए किसी लोगों के लिए सारथी, बनिए किसी की मुस्कान का कारण। किसी ने ठीक ही कहा है कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। तो बस बेस्ट करो, बेस्ट बोलो, बेस्ट सोचो और बेस्ट जो है इंप्लीमेंट करो चीजें अपनी लाइफ में। सारी चीज ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने लग जाती है और एक दिन जो है आपका फ्यूचर, भविष्य जो है एक बेहतरीन, एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ, ब्राइट भविष्य की तरफ जा रहा है। इसी शुभकामनाओं के साथ में मिलते हैं दोबारा आज शाम को ठीक 9:30 बजे पुनः एमसीक्यू सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।